गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद क्लास आई है। चलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है? लास्ट में एलसी ऑसिलेशन किया था। सी ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ना? और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बताया क्या? यस सर। हार्ट वायर। यस सर। अच्छा, हार्ट वायर मीटर वोल्ट मीटर नहीं बताया? बताया था सर। हो बता चुका दिया है ना? हमें ध्यान में आ रहा है कि ये बताने के बाद एक प्रॉब्लम करे थे हम लोग शायद, है ना? यस सर। अब इस पे हमको और प्रॉब्लम भी करने हैं और साथ में ट्रांसफार्मर के बारे में बातें करनी है। तो आओ पहले ट्रांसफार्मर का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है ना? बेसिकली जो भी आपको प्रॉब्लम मिलते हैं इसमें वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही मिलता है। बट मे भी कभी अगर आपके टेस्ट वगैरह में पैरेलल का भी आ जाए तो सिमिलर वे में वर्किंग करनी होगी। बट कभी कभी पैरेलल वाले सर्किट की एनालिसिस में वेक्टर जो एनालॉजी हम लोगों ने यूज करी थी उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूज करते हैं तो थोड़ी सी सुविधा रहती है। बट वेक्टर्स के डिस्कशन से भी बन जाता है सारा प्रॉब्लम, है ना? तो आइए पहले तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का यूटी हो गया क्या इसका? हाँ, इस सेक्शन का अच्छा, इस सेक्शन का यूटी अभी होना है ना, या हो चुका? सर चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। यहाँ पे तो लोग संडे तक दे सकते हैं सर। ओके, संडे तक दे सकते हैं। तो कल की अगर क्लास मिल जाती तो ज्यादा बेहतर रहता, फिर तो बढ़िया से तो दोनों तो भी हो ही जाता। टाइम टेबल तो आया नहीं है ना, कि आ चुका है? नहीं, टाइम टेबल नहीं है। आप लोगों को मिला है क्या टाइम टेबल? नहीं। नो सर। चलिए, कोई बात नहीं। कंबाइन है। हाँ, ये क्लासेस तो अब कंबाइंड ही चलेंगी मोस्ट प्रोबेबली। अब आपकी ये जो क्लासेस चलेंगी अब आपकी कंबाइंड ही चलेंगी। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी के साथ यूज होता है। ठीक है? और जब कभी भी आपका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में या तो छोटा हो या बड़ा हो, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है? अगर आपका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में छोटा है तो इसको आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर आपका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में बड़ा है तो इसको आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और शायद आप इस डिवाइस को बाहर से, आप में से सभी लोगों ने लगता है कि देखा भी होगा, जगह जगह पे Yes, sir. आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है आपके घरों की, तो जगह जगह पे आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो लगे होते हैं ना। यस यस सर। सर। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो जगह जगह पे लगाया जाता है उसका जो मोटिव है
कि मान लो कि एक पर्टिकुलर सब स्टेशन है जहां से आपको एक्चुअली होता क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक हाई पोटेंशियल पे हाई वोल्टेज पे जो है वो सब स्टेशन को जो है वो ट्रांसमिट करी जाती है। ठीक है, जो आप सुनते भी होंगे कि उधर से हाई टेंशन की लाइन गई है। हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज की वो पर्टिकुलर जिसमें बड़े बड़े मेटालिक पिलर्स देखे होंगे, है ना, उसके ऊपर से जो लाइन सप्लाई आती है आपके थर्मल पावर स्टेशन से या हाइड्रो पावर प्लांट से, तो वो जो है वो हाई टेंशन लाइन है जिसको कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ है वहां से आप उस सब स्टेशन को ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट हुई वहां पे आप वोल्टेज को हाई कर देते हैं। वोल्टेज को हाई करने के पीछे मोटिव क्या है कि जो वायर जो जिसके थ्रू एक लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देना है उसके थ्रू नेचुरल है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी थर्मल एनर्जी के रूप में लॉस होगी आई स्क्वायर आर से जिसको आप लिखते हो। तो वोल्टेज अगर आप बढ़ा दोगे तो करंट जो होगा वो छोटा हो जाएगा और उसके इन्फ्लुएंस में जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसमिशन लाइन की वो कम हो जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन की लॉस को कम करने के लिए आप हाई पोटेंशियल पे वहां से इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पे आपने एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करा और उस स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को आप बढ़ा देते हैं 11 केवीए 22 केवीए की लाइन, ऐसा सुने होंगे आप, है ना। तो हाई टेंशन लाइन से आपने सब स्टेशन को ट्रांसफर किया। जब सब स्टेशन पे वो पर्टिकुलर एनर्जी जो है पहुंचती है तो वहां से जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस हमारे इंडिया के लिए जो है वर्किंग के लिए डिजाइन करे गए हैं जो कि है 220 वोल्ट, है ना। तो 220 वोल्ट पे आप उसको Yes. स्टेप डाउन करते हैं, है ना। तो हाई पोटेंशियल का जो एनर्जी है उसको लो पोटेंशियल पे आप ट्रांसमिट करते हैं, सब स्टेशन पे ला करके उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर डिफरेंट घरों को वहां से जो है वो सप्लाई देते हैं। अब नेचुरल है कि जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो ट्रांसमिशन होगा और हर एक पर्टिकुलर एक रेंज विशेष में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ वोल्टेज का जो है वो लॉस हो जाता है। तो जो वोल्टेज का लॉस हो गया उसको फिर से इनहांस करने के लिए जगह जगह पे आप सब ट्रांसफार्मर्स भी लगाते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि कॉलोनी में भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि जो कुछ भी बीच में सब स्टेशन से आपके उस लोकेशन तक पहुंचने में जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके कारण जो वोल्टेज का लॉस हो रहा है उस लॉस को फिर से इनहांस करके जो है वो 220 वोल्ट का किया गया और देन आफ्टर आगे के ट्रांसमिट करा गया, अगले घरों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया। ठीक है, फिर सर्टेन पावर जो हो गया कंजम्पशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो कुछ वोल्टेज का लॉस हुआ, तो फिर से आगे जो ट्रांसमिशन होगा उसमें फिर से उसको स्टेप अप करेंगे। तो इस तरीके से जगह जगह पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जो है वो लगाए जाते हैं कॉलोनी में। जब आप आते हो तो हर कॉलोनी में लगभग एक दो ट्रांसफार्मर देखते हो ना। और जहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग गांव वगैरह से जो है वो बिलोंग करते होंगे, गए होंगे कभी, अब तो खैर वहां भी वोल्टेज की समस्या बहुत कम हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि गांव में जो बिजली की सप्लाई आती है उसमें वोल्टेज बहुत कम आता है ना। आपके बल्ब जो जलते हैं वो बड़े धीरे धीरे जलते हैं। पहले आता हाँ, या यस फिर सर। जो है आप देखे होंगे कि कोई बड़ा अप्लायंस अगर लगा दो तो वो चलता नहीं है, यस सर। है ना। पहले ये समस्या ज्यादा थी, अब धीरे धीरे Yes. इंडिया में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अ, सही तरीके से जो है वो मैनेज हो रहा है।
तो अब गांव में भी ये जो समस्या जो है वो नहीं है, क्योंकि हर जगह पे आप देखेंगे तो गांव में भी जो है जगह जगह पे ट्रांसफार्मर्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो Yes, लॉस sir. हुआ वोल्टेज का वो वोल्टेज फिर स्टेप अप करके आपके गांव को सप्लाई मिल गई। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, आपके इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली जो है वो वर्क करेंगे वहां पे। ठीक है भाई, तो ये दोनों तरीके के होते हैं ट्रांसफार्मर, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन। स्टेप अप कब कहोगे? जहां पे रिक्वायर्ड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसके लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो स्टेप अप कहलाएगा। और जहां पे रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज से कम है, तो उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 2-3 लाइन इसके बारे में लिख लो। बोलूं या लिख दो? सर लिख दीजिए। ट्रांसफार्मर is a device used with AC। ये DC के साथ यूज नहीं होगा। पहली चीज क्यों नहीं होगा वो अभी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज विथ AC। इट इज रिक्वायर्ड when the required voltage is either higher or lower than the supply voltage। ठीक है, when required voltage is higher than the supply voltage, then it is known as step up transformer। And when the required voltage is smaller than supply voltage, then it is known as step down transformer। ठीक है, ये हो गया दो तरीके का ट्रांसफार्मर। अब इसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है उसको, अगर आप में से किसी ने खुला हुआ ट्रांसफार्मर देखा हो, आप में से किसी ने देखा है क्या खुला हुआ ट्रांसफार्मर? बाहर से कवर लगा है Yes, तब sir. तो ठीक है, वो तो हाँ।
हमने देखा होगा, बट अंदर में क्या चीजें होती हैं उसको आपने में से किसी ने अगर देखा हो तो, बस प्रिया ने दिखा है ना, तो भास्कर ने भी देखा। अच्छा, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा। तो इसमें होता क्या है कि एक आयरन की लेमिनेटेड जो है वो ब्लॉक होता है ना। जैसे मान लो कि एक ऐसे आयरन की एक शीट हमने ली, और उस शीट को ऐसे एक बीच में स्टैंपिंग करके ऐसे हमने बीच का पोर्शन काट करके निकाल दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कई सारी जो है वो शीट को कट किया, और सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करके इस तरीके से एक मोटा सा ब्लॉक बनाया। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है उसमें हर एक सीट के बीच में हम लोग इंसुलेटेड वार्निश की कोटिंग किए रहते हैं, है ना। जैसे इंसुलेशन करने के पीछे मोटिव क्या है, एक अकेला ब्लॉक न लेकर के पतली पतली शीट को एक के ऊपर एक स्टैक करके ऐसे ब्लॉक के रूप में प्रिपेयर करने का मोटिव क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे अभी। बट ऐसे समझो कि ये एक आयरन का जो है वो शीट में ऐसे बीच में आपने जो है वो बीच का पोर्शन कट करके निकाल दिया, और इसी तरीके से आइडेंटिकल बहुत सारी शीटें आपने कट करी, और हर एक के ऊपर आपने वार्निश की जो कि इंसुलेटर है उसकी कोटिंग कर दी, और एक के ऊपर एक रख करके ऐसे मोटा सा ब्लॉक बना लिया। ठीक है। Yes, sir. और क्या किया कि Yes, sir. एक एक आर्म के ऊपर आपने एक कॉपर की कॉइल बाइंड कर दी, है ना। एक पे ऐसे आपने एक कॉपर की कॉइल बाइंड कर दी, और दूसरे आर्म पे आपने एक दूसरे कॉपर की कॉइल को बाइंड कर दिया। ठीक है। दोनों आर्म पे जो कॉपर की कॉइल आपने बाइंड करा है उसमें जो टर्न्स होंगी, है ना, ऐसे घुमाया है, ऐसे कॉइल बनाया है आपने इसके ऊपर, तो इसमें जो टर्न की संख्या होगी दैट विल बी डिफरेंट, है ना। मान लो कि इधर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n1 है, और इधर में जो है नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। ठीक है। दोनों तरफ में जो टर्न की संख्या होगी दैट विल बी डिफरेंट। ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, लेमिनेटेड कोर लिख दो ज्यादा अच्छा है। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, उसके ऊपर आपने दोनों तरफ में कॉइल बाइंड कर दिया। एग्जैक्टली जो अभी हम वर्किंग को समझाने के लिए आपको फिगर बनाना है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सिमिलर ही जो है वो कॉन्फ़िगरेशन दिखे, है ना। अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। ठीक। तो मे बी ऐसा कहीं आपको दिख जाए, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हमारा जो है वो ब्लॉक बना होगा। तो इसमें से ब्लॉक काट के निकाला है, और इसी पे आपने प्राइमरी भी बाइंड कर दी है, और और इसी पे आपने दूसरी वाली भी बाइंड कर दी है, दोनों इसी पे बाइंड कर दिया। ऐसा भी आपको कंस्ट्रक्शन मिल सकता है, ज्यादातर यही पॉपुलर है। ठीक है। बट दोनों कॉइल हमको अलग अलग दिखे इसलिए हमने ये वाले डिजाइन को जो है यहाँ पे दिखाया है। ठीक है बेटा। Yes, sir. एक कॉइल जिसके क्रॉस जो है हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे, है ना, उसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी कॉइल। ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सोर्स को कनेक्ट किया है, ये हमारा सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसको हमने कनेक्ट किया। तो जिसके अक्रॉस हम प्राइमरी को कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, जिसके अक्रॉस हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। और जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, यहाँ पे हम अपने सप्लाई को पा रहे हैं, ये सप्लाई जा रहा है। ठीक है। तो जिससे जहां पे सप्लाई लेंगे जिस कॉइल के अक्रॉस, उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे।
ठीक है भाई। यस सर। दोनों में जो टर्न्स Yes. की संख्या होगी दैट विल बी डिफरेंट। अब जब इस प्राइमरी में हम अपने अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि इस अल्टरनेटिंग सोर्स का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएटिंग है। मान लो कि प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीटा 1 का आपने अप्लाई करा है, तो होगा क्या कि इस वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में हमारे इस कॉइल में जो है वो करंट फ्लो करेगी, और करंट जो फ्लो करेगी वो टाइम के साथ वेरिंग होगी, यस सर। है ना भाई। वोल्टेज वेरिएबल है तो करंट जो फ्लो करेगी वो टाइम के साथ वेरिंग होगी, और इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। यस सर। जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसी आयरन कोर में कन्फाइंड रहेंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कन्फाइन करता है। तो जो यहाँ पे फील्ड जनरेट हो रही है प्राइमरी में, वो फील्ड इसी आयरन कोर के थ्रू जाकर के इस सेकेंडरी के कॉइल के द्वारा भी जो है वो लिंक होगा। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी के कॉइल के द्वारा भी लिंक होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हम ड्रॉ कर यस रहे सर। हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे सेकेंडरी के कॉइल के द्वारा लिंक होगी। एक आइडियल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जितना भी फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा फील्ड इसी आयरन कोर में कन्फाइंड रहेगा, और किसी तरीके का कोई इधर की तरफ फील्ड का लीकेज नहीं हो रहा है ना। कुछ फील्ड लाइंस बाहर डाइवर्ज भी होंगी बट दे विल हैव ए वेरी माइन्यूट इन्फ्लुएंस। तो आइडियल सिचुएशन को लेकर के हम लोग अगर शुरू में चलते हैं, बाद में उसको एज एन लॉस ऑफ एनर्जी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक आइडियल सिचुएशन को लेके चले तो जो भी यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे सेकेंडरी के द्वारा जो है वो लिंक्ड होगी। मान लो कि आपने कहा क्या कि इसमें जो टर्न्स हैं वो N1 है प्राइमरी में, तो प्राइमरी के सिंगल टर्न के द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा ये आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुई एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर से लिखा जाएगा। यस सर। पी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए टाइम, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। सिंगल टर्न के द्वारा इतना फ्लक्स बाउंड होगा, बी इंटू ए लिख सकते हो ना। यस सर। तो टोटल यहाँ पे कितना फ्लक्स बाउंड होगा वो अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय द प्राइमरी कॉइल होगा I1 मान लीजिए, आप उसको नाम देते हैं, यहाँ पे सिंगल लिख दिया एक टर्न के लिए, तो ये हो जाएगा N1 इंटू बी इंटू ए से लिखा जाएगा। यस सर।
और चूंकि आपका वोल्टेज जो अप्लाइड है वो बदल रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में करंट इन दिस पर्टिकुलर कॉइल इज आल्सो गोइंग टू चेंज। और करंट अगर इसमें बदल रहा होगा तो आपके पास जानकारी है कि जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बदलेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रहा है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। Yes, sir. माइनस ऑफ N1 इंटू DDT ऑफ BA। हाँ, या ए भी बाहर निकाल सकते हैं, DDT ऑफ BA सीधे लिख दिया, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इस प्राइमरी को मान लो कि हम एक आइडियल वायर मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर हमने अज्यूम करा कि प्राइमरी में जो है किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल सिचुएशन, तो ऐसे केस में अगर हम किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई करते हैं तो जीटा1 माइनस N1 इंटू DDT ऑफ B बाई A, B इंटू A, दैट शुड बी इक्वल टू 0 किरचॉफ लूप लॉ से Yes, sir. लिख सकते हैं। यानी कि ये जीटा1 के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि जीटा1 जो होगा दैट विल बी रिटन एज N1 इंटू DDT ऑफ B। एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी में जो अप्लाइड वोल्टेज है और उसके इन्फ्लुएंस में इंड्यूस होने वाले वोल्टेज के बीच आपके पास ये रिलेशन हो गया, जीटा1 दैट इज इक्वल्स टू N1 इंटू DDT ऑफ B। एक आइडियल सिचुएशन जिसमें हम ये मान रहे हैं कि किसी तरीके का कोई फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा रही है, डाइवर्ज नहीं हो रही है, पूरी की पूरी फील्ड जो है इसी आयरन कोर के अंदर में कन्फाइंड है, तो सेकेंडरी का भी जो सिंगल टर्न होगा उसके द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा वो BA से लिखेंगे। Yes, sir. सेकेंडरी का भी एक जो टर्न होगा उसके द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा BA से लिखा जाएगा। तो टोटल इसके द्वारा जो फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से फ्लक्स बाउंडेड बाय द सेकेंडरी कॉइल I2 जो होगा वो भी हम लोग लिख सकते हैं N2 मल्टीप्लाइड बाय BA, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल जीटा2 अगर आप लिखते हो तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ d∅2 dt and this can be written as minus of N2 into DDT of BA। लिख सकते हैं क्या? DDT of Yes, BA यहां से हमको क्या मिलता है इक्वेशन नंबर 1 से, दिस इज जीटा1 बाई N1। तो जीटा2 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि जीटा2 लिखा जाएगा माइनस ऑफ N2 अपॉन N1 इंटू जीटा1। तो ये जो प्राइमरी के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है और सेकेंडरी के क्रॉस अपीयरेंस में आने वाला वोल्टेज है उसके बीच का ये रिलेशन हो गया, जीटा2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई जीटा1। अब देखो हमने शुरू में बोला कि ये पर्टिकुलर जो है वो डिवाइस डीसी के साथ नहीं यूज होता है, एसी के साथ यूज होता है। तो क्यों एसी के साथ ही केवल यूज हो सकता है भाई? आपके पास जानकारी क्या है कि जो सेकेंडरी के क्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है उसका कारण क्या है?
सेकेंडरी में जो लिंक्ड होने वाला फ्लक्स है उसका समय के साथ चेंज होना। अगर ये कांस्टेंट डीसी है तो जो भी उसके द्वारा फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। Yes, sir. और अगर फील्ड नहीं बदलेगी तो फ्लक्स जितना पहले बाउंड हो रहा था सेकेंडरी के द्वारा उतना ही किसी भी समय पे बाउंड होगा। तो फ्लक्स Yes, में sir. चेंजेस नहीं आएंगे तो सेकेंडरी के अक्रॉस कोई पर्टिकुलर ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, Yes, sir. है ना। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो डीसी के साथ यूज नहीं होता है ना, केवल ये एसी के साथ ही यूज हो सकता है, क्योंकि एसी में आपको मालूम है कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बदलता रहता है, डायरेक्शनलिटी भी उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा कि उसके इन्फ्लुएंस में जो बाउंड होने वाला फ्लक्स है सेकेंडरी के द्वारा वो भी बदलेगा, और वो फ्लक्स में चेंज के इन्फ्लुएंस में सेकेंडरी के क्रॉस आप ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखिए तो यहाँ पे जो निगेटिव आया है, ये निगेटिव जो है वो केवल इस बात को दिखाने के लिए है कि ये जो सेकेंडरी का हमारा वोल्टेज है वो प्राइमरी में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके साथ पाई का फेज डिफरेंस रखता है। ठीक है, अगर आप Yes, sir. मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है सिंपली तो मैग्नीट्यूड जीटा टू n2 बाई n1 जीटा 1 से लिखा जाएगा। और इस रिलेशन को अगर आप देखो तो आपको दिखता है कि अगर n2 की वैल्यू n1 से बड़ा है तो जीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो जीटा 1 से बड़ी आएगी। Yes, sir. देन जीटा 2 विल बी ग्रेटर देन जीटा 1। मॉड इसलिए लगा दिया कि आप माइनस से कंफ्यूज मत हो, इसलिए मॉड लगा दिया। ठीक है ना, तो उस केस में हमारा ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेकेंडरी के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में बड़ा है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में रिकॉग्नाइज करा जाएगा। और अगर n2 की वैल्यू n1 से छोटी है, यानी कि सेकेंडरी में जो टर्न की संख्या है वो कम बनाई आपने, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। देन जीटा 2 विल बी लेस देन जीटा 1, और इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है या सेकेंडरी में ज्यादा है उस पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप की तरीके से वर्क करेगा या स्टेप डाउन की तरीके से। ठीक है भाई। Yes, sir. और बड़े आसानी से आपको ये भी दिख जा रहा है भाई कि एक ही ट्रांसफार्मर है, उसी को हम स्टेप अप की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डाउन की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर सोर्स मान लो कि n2 n1 से बड़ा है तो सोर्स को अगर हम जो है दूसरी वाली साइड में जोड़ देंगे और पहली वाली साइड में हम जो है आउटपुट लेंगे तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना, और अगर सोर्स पहली वाली साइड में जुड़ा है और दूसरी वाली साइड में हम आउटपुट ले रहे हैं तो वो हमारा स्टेप अप की तरीके से वर्क कर रहा है। तो किधर की तरफ हम आउटपुट ले रहे हैं, किधर की तरफ हम इनपुट दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि सेम ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरीके से वर्क करेगा या वो स्टेप डाउन की तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है बात। Yes, sir. अब आइए हम लोग थोड़ा और थोड़ी सी आगे बात करते हैं पावर के बारे में।
पावर कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। पहली सिचुएशन तो हम लोग वही पुरानी वाली ही लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ये हमारा प्राइमरी हो गई। यहाँ पे हमने अपने सोर्स को कनेक्ट करा है। ईएमएफ इसका जीटा 1 है। नंबर ऑफ टर्न्स इधर में N1 है और इधर में हमने आउटपुट लेना चाहा है। यहाँ पे जो ईएमएफ आया है वो जीटा 2 है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N2 है। उसी फिगर को फिर से यहाँ पे रिड्रॉ कर लिया है, जिससे कि हमको बार बार उधर न देखना पड़े। एक आइडियल सिचुएशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि ये जो वायर्स यहाँ पे यूज करे गए हैं, उस वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरी बात हमने पहले से बोल रही है कि पूरी की पूरी फील्ड जो है वो इधर में लिंक्ड हो रही है, किसी तरीके का कोई लीकेज ऑफ फ्लक्स नहीं है। जब आप प्राइमरी में सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी में कुछ करंट फ्लो करेगी I0। आपके पास जानकारी क्या है कि अगर इस वायर को आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि ये आइडियल है, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो प्राइमरी की सर्किट है हमारा आइडियल इंडक्टिव सर्किट की तरीके से वर्क करेगा। Yes, sir. If resistance of wire is neglected, primary coil will work like an आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर की तरीके से ये प्राइमरी कॉइल वर्क करेगा। इंडक्टर में आपको मालूम है कि करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। Yes, sir. करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का होता है। वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। Yes, sir. तो अगर हम ये फेजर ड्रॉ करते हैं प्राइमरी के लिए तो हमको क्या मिलता है कि ये जीटा 1, मान लो कि ये फेज दिखाया तो I0 इसके साथ आउट ऑफ फेज मतलब π/2 का फेज डिफरेंस रखेगा I0। और जीटा 2 को आपने पाया है कि इट इज आउट ऑफ फेज। जीटा 2 हमारा इसके साथ पाई का फेज डिफरेंस रख रहा है। तो ये हमारा फेजर का रिप्रेजेंटेशन बनेगा इस सिचुएशन में। Yes, sir. अगर हमने अपने घर का कोई अप्लायंस नहीं ऑन किया है तो यानी कि ये सर्किट ओपन रखी है, सेकेंडरी वाली अप्लायंस नहीं ऑन किया, मतलब कि सर्किट को ओपन रखा है, तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। Yes, sir. और अगर सेकेंडरी में करंट नहीं फ्लो करेगी तो हमको मिल रहा है कि हम कोई पावर का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. कोई पावर का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों का π/2 का फेज डिफरेंस होना ये दिखा रहा है कि प्राइमरी का भी कंजम्पशन 0 होगा। यानी कि एनर्जी जो हमारे उस पर्टिकुलर डिवाइस की है इट विल बी कंजर्व्ड। लॉसेस होंगे, वो लॉसेस की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। जो क्या क्या लॉसेस हो सकती हैं पॉसिबल
वो सारी लॉसेस की हम लोग बाद में बात करेंगे, बट आइडियली हमको क्या दिख रहा है कि जब हम कोई भी घर का अप्लायंस नहीं चलाए तो ऐसे केस में हमको मिल रहा है कि हमने पावर कंज्यूम नहीं करा, तो एनर्जी जो है वो सेव है। क्लियर? यस सर। किसी को कोई तकलीफ इसमें? एनर्जी सेव कह रहे हैं तो बात कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है किसी के लिए? क्योंकि आपको मालूम है कि आइडियल इंडक्टिव सर्किट में कोई पावर का एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है ना। क्वार्टर ऑफ द साइकिल में जितना पावर कंज्यूम होता है अगले क्वार्टर में उतना ही जो है मिल जाता है। याद आ रहा होगा आपको? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि अपने घर का एक अप्लायंस जो है वो ऑन कर दिया। अप्लायंस ऑन कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे एक लोड लगा दिया, रेजिस्टेंस आर, लोड लगा दिया। तो जब हमने लोड अप्लाई करा यानी कि अप्लायंस अपना चला दिया, तो अब इसमें जो करंट जाएगी सेकेंडरी में, वो करंट जो होगी वो सेकेंडरी के वोल्टेज के साथ इन फेज होगी। यस सर। क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में आपको मालूम है कि रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट फेज में होती है। यस सर। तो इधर आपने पावर कंज्यूम करना शुरू किया, I2 इसके साथ फेज में आ गई। अब ये जो करंट इस सेकेंडरी में फ्लो कर रही है भाई, ये करंट यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यस सर। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस आयरन कोर के थ्रू प्राइमरी के द्वारा भी लिंक्ड होगी। यस सर। जब इधर हमने लोड नहीं लगाया था, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था सेकेंडरी में, तो फील्ड प्रोड्यूस करने वाला अकेला कारण था प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रही थी। दैट वाज द कॉज फॉर द कंजम्पशन, दैट वाज द कॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन जब आपने यहाँ पे लोड लगा दिया तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया, अब इसमें भी तो करंट फ्लो करने लगा। यस सर। इसमें जब करंट आएगा तो उसके कारण भी फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो फील्ड हमारे इस प्राइमरी के द्वारा भी लिंक होगी थ्रू आयरन कोर। जैसे प्राइमरी की वजह से फील्ड सेकेंडरी से लिंक हो रही थी, वैसे ही सेकेंडरी में जो करंट फील्ड फ्लो करेगी वो प्राइमरी के द्वारा लिंक होगी। यस सर। तो जब प्राइमरी के द्वारा लिंक होगी वो पर्टिकुलर फील्ड, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा भाई कि इस प्राइमरी में और एक्सेस करंट ड्रॉ होगी सोर्स के द्वारा, और करंट की सप्लाई दी जाएगी। और वो जो एक्सेस करंट है, अगर आप I1 कह रहे हैं, तो वो I1 इस तरीके से होगी कि इस पर्टिकुलर I2 की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली फील्ड है उस फील्ड को काउंटर बैलेंस कर सके। यस सर। क्यों? क्योंकि भाई ये रिलेशन तो होल्ड होना ही है ना। ये रिलेशन जो आपने लिखा है, ये रिलेशन तो होल्ड होना है। तो अगर बी में बदलाव आएगा तो ये रिलेशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। किरचॉफ लूप लॉ तो वॉलेट नहीं होगा ना। तो किरचॉफ लूप लॉ तो हमारा होल्ड करना है। तो किरचॉफ लूप लॉ को अगर होल्ड करना है तो प्राइमरी में जो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होगी कि वो इस सेकेंडरी के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड को नलिफाई कर दे, जिससे कि वो रिलेशन एज इट इज होल्ड होता रहे। Yes, और वो इसके फील्ड को नलिफाई करेगी कब? जब जो वो एक्सेस करंट ड्रॉ हो रही है वो इस करंट के साथ आउट ऑफ फेज होगी। और आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या हो गया कि वो जीटा 1 के द्वारा जीटा 1 के साथ इन फेज हो जाएगी।
Yes, sir. I2 के साथ जो एक्सेस करंट ड्रॉ हुई प्राइमरी में, दैट इज इन फेज विद द जीटा 1. Yes, sir. अब हमने सेकेंडरी में एनर्जी कंज्यूम करना शुरू किया, पावर कंज्यूम करना शुरू किया, जीटा 2 I2, तो प्राइमरी भी पावर कंजम्पशन दिखा रही है, जीटा 1 I1, दैट इज द कंज्यूम पावर इन द प्राइमरी. ठीक है ना? तो जीटा 2 Yes, sir. I2 आइडियल सिचुएशन, आइडियल केस, जीटा 2 I2 दैट शुड बी इक्वल टू जीटा 1 I1, यानी कि I2 और I1 के बीच का रिलेशन अगर लिखना है तो I2 विल बी जीटा 1 अपॉन जीटा 2 इंटू I1. जीटा 1 अपॉन जीटा 2 को अगर लिखना चाहेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं जीटा 1 अपॉन जीटा 2 N1 अपॉन N2 की निगेटिव वैल्यू है. Yes, तो sir. I2 जो होगा वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ N1 अपॉन N2 इंटू I1 के. तो जो सेकेंडरी में करंट है वो प्राइमरी में जो एक्सेस करंट ड्रॉ हो रही है उसके साथ जो रिलेशन रखेगी, दैट विल बी दिस वन. यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो I2 छोटा होगा I1 से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो I2 बड़ा होगा I1 से. Yes, sir. जिस पर्टिकुलर वायर में ज्यादा करंट होता है उस वायर में हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होएगी, उसके मेल्ट होने की संभावना कम करने के लिए आपको उसको वायर को मोटा बनाना होगा. तो कभी कभी आप वायर की जो मोटाई है प्राइमरी और सेकेंडरी वाली है ना, थिकनेस, मोटाई से मेरा मतलब थिकनेस से है, थिकनेस ऑफ द वायर को आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि वो ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप है या स्टेप डाउन है. ठीक है? तो जो वायर थिक होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, जो वायर थिन होगा उसमें करंट कम होगी. ठीक है ना? तो स्टेप वायर है तो उसमें सेकेंडरी का जो वायर होगा वो पतला होगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसमें सेकेंडरी का वायर मोटा होगा. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर secondary wire is thinner and in a step down transformer secondary wire is thicker. ठीक है ना? अब ये जो प्राइमरी में टोटल करंट है वो I1 और I0 का सम है भाई. बट अक्सर करके प्राइमरी में जो एक्सेस करंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे करके टोटल करंट इन द प्राइमरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन रहता है. एक्चुअल में ये रिलेशन तो जो है वो आपको मालूम हो रहा है इस रिलेशन को देख करके कि I2 और I1 का ये जो रिलेशन है, जो एक्सेस करंट लोड लगाने के बाद प्राइमरी में फ्लो कर रही है, दैट इज I1. लेकिन जब आप प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सिंपल ही बनते हैं, यही दो फॉर्मूले हैं. लेकिन फिर भी हो तो सकता है, तो ये पॉइंट तो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि प्राइमरी में जो करंट का आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो टोटल करंट का इंफॉर्मेशन गिवन होता है.
तो अगर दोनों को डिस्टिंग्विश करके दिया है कि एक्सेस करंट दिया गया है कि प्राइमरी में कितना आ रही है व्हेन द सेकेंडरी इज लोडेड, तो आपको ये रिलेशन एक्सेस करंट के साथ को लिखनी है। लेकिन अगर आपको अलग से डिस्टिंग्विश करके नहीं दिया गया तो आप उस केस में टोटल करंट के लिए भी I1 को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि I0 जो है वो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू I1 के, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप क्या करो ना कि इधर में प्राइमरी में एक बल्ब लगा दो इधर में, ठीक है, प्राइमरी में इधर में बल्ब लगा दो, और जब आप इधर में लोड नहीं लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो नहीं करने का कारण क्या है भाई, कि पर्टिकुलर वायर तभी तो ग्लो करेगा जब उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसके इन्फ्लुएंस में टेम्परेचर ऑफ द वायर यहाँ तक पहुंचे, जिसके इन्फ्लुएंस में कि वो विजुअल रेडिएशन को इमिट कर सके, है ना। और अगर करंट बहुत छोटी होएगी तो वो पर्टिकुलर रेड हॉट तक हीट अप नहीं होगा, और उस केस में जो है वो पर्टिकुलर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, या ग्लो करेगा भी तो बहुत डिम करेगा। लेकिन जैसे ही आप इधर में छोटा सा भी लोड लगा देते हो, एक घर का बल्ब भी जला दोगे, तो ये जो प्राइमरी में इधर में बल्ब आपने जोड़ा है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। यस सर। और उससे आपको ये दिखेगा कि जो ये I0 है दैट इज मच मच स्मॉलर एज कंपेरिजन टू एक्सेस करंट ड्रॉन व्हेन द लोडेड सेकेंडरी इज लोडेड, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको टोटल करंट इन द प्राइमरी गिवन है तो उसको भी आप I1 के लिए रिप्लेस करके अपना डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यस तो ये सर। तो हो गए दो फॉर्मूले जो आपको इधर में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन का हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन करा। अब इसमें बहुत सारे कारण लॉसेस के भी जो है वो प्रेजेंट है। पहला तो जो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी का कारण है वो है जो कि लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो लॉस ऑफ एनर्जी के कारण है वो पहला कारण है ये जो बीच में आपने आयरन का कोर यूज किया है, ये आयरन का कोर करंट के डायरेक्शन के बदलने के कारण फील्ड का डायरेक्शन भी बदलेगा, तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज होगा, डिमैग्नेटाइज होगा। आप याद करिए कि कोई भी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसको आपने फील्ड का एक्सपोजर देके फिर से फील्ड को विड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है ना, डिमैग्नेटाइज होने के दौरान, है ना। एक अलग कर्व को फॉलो करता हुआ डिमैग्नेटाइज होता है, और अपोजिट डायरेक्शन का फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होता है, बट उसका जो पाथ कर्व होता है वो डिफरेंट होता है। और इस तरीके से एक लूप बनता है जिसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। याद आ रहा है कुछ फेरोमैग्नेटिक के बिहेवियर के दौरान बताया, हिस्टैरिसीस लूप बनता है मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। और आपको बताया गया है कि जो उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। यस सर। तो हिस्टैरिसीस लूप लॉस भी होगा यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन का कोर आपने बीच में रखा है वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होगा, तो उसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी होगी जिसको आप हिस्टैरिसीस लूप लॉस कहेंगे, हिस्टैरिसीस लूप लॉस पहला
लॉस ऑफ एनर्जी का कारण हो गया। ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन and demagnetization of iron core hysteresis loop is formed. The area of hysteresis loop is directly proportional to heat dissipated during the process. तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लॉस ऑफ एनर्जी का कारण हो गया हिस्टैरिसीस लूप लॉस। और आपको बताया गया है कि हिस्टैरिसीस लूप जितना नैरो होगा उतना हीट का जो जनरेशन है उतना कम होगा। और सॉफ्ट आयरन के लिए आपको मालूम है कि हिस्टैरिसीस लूप नैरो होता है ना। यस सर। तो जो कोर का मटेरियल है वो हमारा सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। Soft iron has narrow hysteresis loop should be used as core। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस लूप नैरो होता है तो बेटर है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन यानी कि लो कार्बन स्टील, है ना, ऐसा स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो वो आपका सॉफ्ट आयरन है, दैट इज बेस्ट सूटेड एज ए कोर मटेरियल। ठीक है, तो वो चाहे ट्रांसफार्मर का कोर है या फैन का कोर है या किसी मोटर का कोर है। ठीक है, हर जगह पे कोर जहां भी बनाना है वहां पे सॉफ्ट आयरन ही हम यूज करेंगे, लो कार्बन स्टील। ठीक है, बेटर तो होता है कि उसमें थोड़ा सा सिलिकॉन डाल देते हैं तो वो और नैरो कर देता है ना। तो सिलिकॉन भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं, तो सिलिकॉन की भी मिक्सिंग करी जाती है नैरो करने के लिए हिस्टेरेसिस लूप को। ठीक है, तो ये एक लॉस का कारण हो गया। दूसरा, एडी करंट लॉस। आपको पीछे में बताया गया है कि जब कभी भी आप किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराते हैं तो वहां पे जो उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल लूप में घूमने लगते हैं, जिसको आप यस सर। जिनके करस्पॉन्डिंग आप एक करंट ऑब्जर्व करते हैं जिसको ईडी करंट कहते हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है भाई कोर में, और आयरन है Yes, sir. तो मेटल है ही, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ भी ईडी करंट जनरेट होगी और उस ईडी करंट के इन्फ्लुएंस में जो भी एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी, है ना। यस सर। तो वो जो ईडी करंट के कारण थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है हमारे कोर में, उसी लॉस को कम करने के लिए
आप ये जो आयरन है वो एक ब्लॉक के रूप में ना लेकर के पतली पतली स्ट्रिप लेते हैं, जिसको एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, बीच में इंसुलेटर लगाए रहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आपका ब्लॉक बनाता है उसमें ऐसे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ऐसे ब्लॉक बनाओगे इनको। ठीक है ना? इसका साइड वाला क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है इसका, जो ये बनाया है ना, तो इसका इधर से जब हम देखेंगे इस साइड से, तो एक के ऊपर एक स्ट्रिप को ऐसे स्टैक किया गया है और बीच में इंसुलेटर की कोटिंग है भाई। तो होगा क्या इंसुलेटर की कोटिंग करने से, कि जो लूप हमारा ये पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन में बनता, उसकी जगह पे केवल वो मेटल का जो छोटा छोटा थिकनेस है, उसी थिकनेस में ही छोटी छोटी लूप्स में हमारी ईडी करंट फ्लो करेंगी, और इसके इन्फ्लुएंस में Yes, जो sir. लॉस ऑफ एनर्जी होगी दैट विल बी स्मॉलर। ठीक है? तो इस ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप आयरन का ब्लॉक न लेकर के मेटालिक स्ट्रिप्स को लेते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक करके आप ब्लॉक का शेप देते हैं, बीच में इंसुलेटर की कोटिंग रहती है। ठीक है ना? Yes, sir. टू मिनिमाइज द ईडी करंट लॉस, ट्रांसफार्मर कोर is laminated with insulator coating। ठीक है ना? Instead Yes, of a sir. iron block, instead of using iron block, आयरन ब्लॉक ना यूज करके हम लोग जो है लेमिनेटेड आयरन शीट को यूज करते हैं, जिसके बीच में इंसुलेटर की कोटिंग करते हैं। तो ये ईडी करंट लॉस हो गया, ये दूसरा एनर्जी का लॉस का इसमें कारण है। तीसरा जो इसमें है वो है फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस, हम लोगों ने अपना जो फ्लक्स बाउंडेड की बात करी है उसमें ये माना है कि प्राइमरी के द्वारा जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी के द्वारा बाउंड हो रहा है भाई। फील्ड Yes, लाइन sir. उसी के अंदर में कन्फाइंड है। हमने ये अज्यूम करा ना कि यहाँ पे जो फील्ड Yes, sir. जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी फील्ड ऐसे जा रही है, इसके अंदर ही है। लेकिन कुछ फील्ड लाइंस ऐसे बाहर में भी जो है वो डाइवर्ज होती हैं। तो जो फील्ड लाइंस इधर बाहर में डाइवर्ज हो गई, उनसे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी होगी दैट एनर्जी बीइंग लॉस्ट, वो एनर्जी तो आपका सेकेंडरी के द्वारा रिकवर नहीं हो पाएगी। तो वो जो फ्लक्स का लीकेज होता है, जो फील्ड लाइन आयरन कोर के बाहर निकलती हैं, उसके इन्फ्लुएंस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। ड्यू टू outgoing magnetic field line, certain part of energy is lost. This loss of energy is known as
फ्लक्स लीकेज लॉस। ठीक है, उसको हम लोग फ्लक्स लीकेज लॉस के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर ये देखो आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये तीनों जो लॉसेस हैं दे आर गोइंग टू अकर इन द कोर। और कोर किसका बना होता है? आयरन का। तो इसको कई बार आयरन लॉस भी कहते हैं। इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या नाम दिया गया? आयरन लॉस। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप लॉस, ईडी करंट लॉस और फ्लक्स लीकेज लॉस, इन तीनों को नाम दिया गया, कॉमन नाम क्या हो गया? आयरन लॉस। तो आयरन लॉस अगर कोई कहता है आपको ट्रांसफार्मर के या डिस्कशन के दौरान, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो जो आयरन कोर जो आयरन का बना है वो मेल्ट कर गया या इवोपरेट कर गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तीनों लॉसेस को ही आयरन लॉस के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो, क्योंकि कोर आपका आयरन का है और उस कोर में ही ये लॉसेस हो रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? आयरन लॉस। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में जो मेन कारण है भाई, वो आपने माना था कि जो वायर यूज करा है हमने दैट इज आइडियल, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे तो उसमें कॉपर का जो वायर है यूज होता है जनरली। तो कॉपर का जो वायर होगा उसका अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। यस सर। और जब उसमें करंट फ्लो करेगी तो उसके एक इन्फ्लुएंस में आई स्क्वायर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लॉस को आप कॉपर लॉस का नाम देते हैं। ठीक है ना। जो थर्मल एनर्जी किसी रजिस्टर में जनरेट होती है, जिसको आप आई स्क्वायर आर से लिखते हो ना, दैट इज नोन एज कॉपर लॉस। इसको कॉपर लॉस का नाम दिए। इसके अलावा छोटे मोटे और लॉसेस के कारण है, दीज आर द फोर मेन लॉस ऑफ एनर्जी जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में अपना अपीयरेंस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है, बात ये है कि अगर हमने अपने ट्रांसफार्मर को प्रॉपरली डिजाइन करा और प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन किया, तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही इफिशियंट होता है। ये जो लॉसेस है दे आर वेरी 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 माइन्यूट, है ना। इवन की 95%, 98% इफिशियंट ट्रांसफार्मर आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो डिवाइस है वो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला आपका डिवाइस है एसी के साथ। ठीक है ना। तो यस ये सर। डिवाइस बहुत ही इफिशियंट है और इस वजह से इसको हम लोग जनरली जगह जगह पे जहां कहीं भी हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज से छोटा हो या बड़ा हो, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत माइन्यूटली लॉस होती है। ठीक है भाई। यस सर। तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग हो गई, यूजेस हो गए, और क्या क्या उसमें लॉसेस हो सकते हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन हो गई। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोले किसी नो सर। पर्टिकुलर पार्ट में। तो चलो दो चार प्रॉब्लम जो है एसी के हम लोग कर लेते हैं, पिछली बार करा नहीं था तो। हम्म। अरे यार
क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए. एक कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and inductance of 0.4 Henry. It is connected to an AC source of 6.5 volt and 35 pi hertz. Find the average power consumed in the circuit. हमको प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि एक ये कॉइल है जिसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से आपने कनेक्ट करा है, जिसका आरएमएस वोल्टेज आपको बताया है कि अगर वोल्टेज में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो आरएमएस होता है ना? बताया Yes, ना? sir. 6.5 वोल्ट का ये आरएमएस वोल्टेज अप्लाई किया गया. फ्रीक्वेंसी जो है 30/पाई हर्ट्ज की है और इसका रेजिस्टेंस है, वायर हमारा रेजिस्टेंस भी पोजेज कर रहा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसका इंडक्टेंस जो है वो 0.4 हेनरी का है. तो बताना है कि इस कॉइल में कितना पावर का कंजम्पशन होगा. ठीक है ना? तो बेसिकली ये कॉइल है जिसको हम लोग एक आइडियल इंडक्टर और एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन की तरीके से देखेंगे ना. एक ये रजिस्टर हो Yes, गया sir. जो कि 10 ओम का हो गया, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, और ये एक आइडियल इंडक्टर हो गया जो कि 0.4 हेनरी का हो गया. और यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है वो जीटा आरएमएस का है और फ्रीक्वेंसी जो है 30/पाई हर्ट्ज की है. तो आपको बताना है कि इसमें पावर का कंजम्पशन कितना होगा. एवरेज पावर कंज्यूम्ड यू हैव टू कैलकुलेट. तो एवरेज पावर कंजम्पशन को लिखने का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा इधर से? चंचल बता. चंचल, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बोलेगी? चंचल. सौमिल गुप्ता बोलो. जीटा आरएमएस आई आरएमएस कॉस. हाँ, जीटा आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई. या दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया गया है एवरेज पावर कंज्यूम्ड को लिखने का. क्या है? जीटा आरएमएस का स्क्वायर R/Z² ना. यस Yes, sir. तो ये Yes, sir. फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए, है ना. जीटा आरएमएस आपको मालूम है, आर आपको मालूम है. बेसिकली आपको निकालना क्या है? जेड. तो जेड कैलकुलेट करिए और यहाँ पे रख करके फटाफट कैलकुलेट कर जाइए कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या होएगा यहाँ पे. So 0.623. और किसी को मिला क्या? यस Yes, सर sir. 0.621.
तो एक्सेल को लिखने का तरीका होता है ओमेगा इंटू एल से ना। यस सर। ओमेगा क्या होगा 2 पाई इंटू न्यू मल्टीप्लाइड बाई एल। ये हमारा हो गया एक्सेल को लिखने का तरीका। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 30 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ये हमारा एक्सेल हो जाएगा। तो पाई से पाई ये कट जाएगा और 4 दूना 8 त्रिक 24 24 ओम ये एक्सेल मिल गया। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। यस सर। 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करके आप वैल्यू को, हाँ, ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। यस। और ये हो गया जेड की वैल्यू 26। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड को लिखने का तरीका क्या है, जीटा आरएमएस यानी कि 6.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस था 10 ओम का डिवाइडेड बाई 26 का स्क्वायर। 13 दूना 26 होता है, तो इससे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 4 8 8 8 16 10 बटा में 16 ये आएगा यस सर। 5/8 5/8 वॉट, ठीक है ना। तो Yes, दिस विल sir. बी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। सबको क्लियर है? Yes, sir. एक 13 नंबर को देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 वॉट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। It is connected to a 220 volt 50 hertz line through a choke coil in series. What should be the inductance of coil for which bulb get correct voltage? 55, 110, 220, 50। ये हमको कहा जा रहा है कि एक बल्ब है, बल्ब मतलब रजिस्टर, आप उसको देखेंगे चोक कॉयल। अब आपको अगर पहले की ट्यूबलाइट्स को देखे हो तो बीच में आपको दिखता था कि ऐसे एक ब्लॉक की तरीके से चीज जो है वो लगी होती थी ना ट्यूबलाइट पे। यस सर। वो बेसिकली जो है वो एक इंडक्टर होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव कॉइल, जिसको आप चोक कहते हैं। चोक जहां कहीं भी नाम आएगा इसका मतलब समझिएगा कि दैट इज एन इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। चोक को आप ऐसे डिवाइस के साथ यूज करते हो जहां पर कि आपको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से छोटा हो, है ना। तो वहां पे आप क्या करते हैं कि सीरीज में अपने उस डिवाइस के साथ चोक को अटैच कर देते हैं। तो जो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज है अगर प्रॉपरली उसका इंडक्टेंस मैनेज करा जाए तो उस डिवाइस के अक्रॉस जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमको मिल जाता है, ठीक है ना। अब जो ये काम आप चोक से कर रहे हैं उसकी जगह पे आप रेजिस्टेंस लगा के भी कर सकते हैं ना भाई। अगर रेजिस्टेंस उसके साथ एक सीरीज में जोड़ दो तो भी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज गिर जाएगा,
Yes, sir. डिवाइस के। लेकिन रजिस्टर को यूज करने के पीछे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि रजिस्टर जब आप यूज करोगे सीरीज में तो वो रजिस्टर भी पावर कंज्यूम करेगा। Yes, sir. एनर्जी का लॉस होगा वहां पे, है ना, एनर्जी का वहां पे लॉस होगा। लेकिन अगर आप इंडक्टिव कॉइल आप यूज करते हो तो आपको मालूम है कि इंडक्टर में एवरेज पावर जो कंजम्पशन होता है दैट इज 0। तो वो पर्टिकुलर जो पोटेंशियल का ड्रॉप भी हो जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और एनर्जी भी कंज्यूम कम होगी। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे डिवाइसेस जिनके लिए की जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई जो आपके यहाँ मिल रहा है उसके कंपैरिजन में कम है, तो आप उसके साथ एक इंडक्टर को यूज कर लेते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर भी आप वहां यूज कर सकते हो, बट ट्रांसफार्मर जो होगा दैट विल बी समवॉट कॉस्टलियर एज कंपैरिजन टू द जो कॉइल। ठीक है। तो आपका काम जो है आसान भी हो गया और कास्ट भी जो है वो इफेक्टिव रहा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि आपके डिवाइस के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कम है और कास्ट इफेक्टिव डिवाइस आपको बनाना है, तो वहां पे आप चोक कॉइल यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई। Yes, sir. अब तो मान लो कि सारी जो है ट्यूबलाइट इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई है, तो इसमें आपको चोक की जरूरत नहीं होती और आपको वो चीज दिखती नहीं है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने पुरानी वाली ट्यूबलाइट को देखा होगा तो आप शायद ध्यान में आ रहा होगा कि बीच में ऐसे ब्लॉक टाइप की चीज लगी होती थी ना। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों ने देखी है भाई वो वाली ट्यूबलाइट? हाँ चलो, अच्छे खासे संख्या में लोगों ने देख रखी है ना। तो उस वाली ट्यूबलाइट में दो चीजें हुआ करती थी, है ना। अगर आपको ध्यान में होगा तो ये ऐसे आपका एक मेटल की पट्टी हुआ करती थी, और इस मेटल की पट्टी में इधर में दो हुक है जिसके बीच में इधर में तुम्हारी ट्यूबलाइट लगी होती थी ना, ये यहाँ पे ट्यूबलाइट लग गई, और बीच में यहाँ पे एक आपको ब्लॉक टाइप का वो लगा होता था जिसको आप चोक कह रहे हो, और एक बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गोल सा एक और डिवाइस लगता था। देखा है आप लोगों ने? सर थोड़े टाइम बाद सर कॉर्नर पे ब्लैक ब्लैक कलर का भी कुछ लग हो जाता है। वो तो ट्यूबलाइट तो वो चीज अलग है, ब्लैक हो तो ब्लैक होने के बाद वो फ्यूज भी हो जाती है। ठीक है। तो बीच में यहाँ पे अगर देखे होगे तो एक गोल सा ऐसे डिब्बी नुमा चीज जो है वो लगी होती है ना, ऐसे ऐसे गोल सा। Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. वो क्या होता है? वो बेसिकली जो है वो कैपेसिटर होता है ना, स्टार्टर जिसको बोलते हैं। इसकी जरूरत केवल जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द ट्यूबलाइट के टाइम पे होती है ना। ट्यूबलाइट एक बार जो है उसमें करंट स्टेब्लिश हो गया, देन आफ्टर जो है इस पर्टिकुलर स्टार्टर का कोई रोल नहीं। हाँ, बेसिकली वहां पे कैपेसिटर होता है जो कि चार्ज होता है। अगर कभी देखा होगा तो जब ट्यूबलाइट को आप ऑन करते हो तो किट 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 की आवाज भी आती है उस समय। यस सर। वो पुरानी वाली ट्यूबलाइट। अब नए वाले में तो आपको नहीं दिखेगा, वो तो एक बार में स्विच ऑन किया फट से वो जल जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक आती है। ब्लिंक करता था और फिर वो ग्लो करती थी ट्यूबलाइट। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? अभी भी किसी के घर में है क्या वो वाली ट्यूबलाइट? नहीं।
बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ट्यूबलाइट जो है सस्ती तो थी, बट सूरत सस्ती भी क्या थी, मतलब इस प्रेजेंट में जो आ रही है उसके कंपैरिजन में तो सस्ती थी, बट पावर ज्यादा कंज्यूम करती थी, है ना, एनर्जी इफिशियंट नहीं थी। आजकल जो आ रही है सर वो स्टार्टिंग में एनर्जी ब्लिंक इफिशियंट है ना। हाँ? सर ब्लिंक क्यों करती थी स्टार्टिंग में? वो ये जो ये बेसिकली कैपेसिटर है, ये डिस्चार्ज होता था, इसमें एकाएक ज्यादा जो है वो चार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो वही डिस्चार्जिंग में जो है वहां पे आपको चिट चिट की आवाज भी आती है और ये ब्लिंक भी करती थी। ठीक, यस और ये जो बीच में लगता था दैट वाज द चोक। तो चोक का कहीं भी अगर जिक्र आएगा आपको अपने डिस्कशन में, तो मतलब क्या है उसका, इंडक्टर है, ठीक है ना। और Yes, sir. इंडक्टर को आपको यूज करने से एडवांटेज क्या हो जाएगा कि वोल्टेज का आपके डिवाइस के अक्रॉस ड्रॉप भी हो जाएगा और पावर भी नहीं कंज्यूम होगा। नेचुरल है कि वायर है भाई, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बट उस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में जो लॉस आपको वोल्टेज का वहां पे होगा या डिप जो आएगा वो ज्यादा होगा। जीटा आरएमएस ये आपका है कितना, 220 वोल्ट था शायद, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज की थी। ये रजिस्टर था, इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज कितना चाहिए, 110 वोल्ट। 110 वोल्ट पे इसको ऑपरेट कराना है, और इसमें जो पावर का कंजम्पशन है वो 55 वॉट का है। तो बताना है कि ये जो इंडक्टर हमको लगाना है इसका इंडक्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास वर्किंग है, करेंगे आप कि मैं बताता चलूं? कर रहे हो आप कि मैं बताऊं? हाँ, कर रहे हैं सर। ठीक है, करिए। टाइम भी तो खत्म हो रहा है, रुको मैं कर बताता हूँ, है ना। तो ये जो हमारा रजिस्टर यहाँ पे यानी कि बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये अगर हमको देखना है तो हमको पास जानकारी क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस होगा वो वी आर का स्क्वायर डिवीजन में पी से लिखा जाएगा, पावर कंजम्पशन। यस सर। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 55। तो रेजिस्टेंस इसका हो गया 220 ओम का, है ना। तो 220 ओम का इसका रेजिस्टेंस हो गया। अगर मान लो कि इसका इंडक्टेंस आपने एल कहा है, तो आपके पास जानकारी क्या है भाई कि जो जेड होगा वो लिखा जाएगा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट। यस सर। तो हमारी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो लिखा जाएगा, आरएमएस की ही बात कर रहे हैं, जीटा आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। तो वी आर जो होगा वो हमारा लिखा जाएगा कितना, आई इंटू आर से लिखा जाएगा। यस सर। यस और आई की वैल्यू हो जाएगी जीटा आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड इंटू आर के। ठीक है ना। यस सर। अब इधर से आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के कैलकुलेट करो, या फिर हम एक्सप्रेशन बना दे रहे हैं उसमें फाइनल रख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जीटा आरएमएस इंटू आर डिवाइडेड बाय वी आर लिखा जाएगा। यस सर। जीटा आरएमएस हो जाएगा
गिवन है, आर गिवन है, वी आर गिवन है, ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा जीटा आर एम एस इंटू आर डिवीजन में वी आर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, यस सर। यानी कि एल को लिखने का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा जीटा आर एम एस इंटू आर डिवीजन में वी आर का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर और डिवाइडेड बाय 1 ओमेगा। लिख सकते हैं ना? यस सर। यहाँ पे सारी चीजें हमको मालूम है, वैल्यू रखते हैं तो 1/2 पाई इंटू 50 ओमेगा के लिए जीटा आर एम एस कितना है 220, आर कितना है 220, डिवीजन में वी आर कितना है 110 का स्क्वायर माइनस 220 का स्क्वायर ना। ठीक है भाई? यस सर। यस। तो 220 को मान लो कि हम बाहर निकाल लेते हैं तो 220 डिवाइडेड बाय 100 पाई और इधर में हो गया कितना तुम्हारा 4 और 1 रूट का 3। ये हमारा इंडक्टेंस होना चाहिए, है ना? इतना हेनरी का इंडक्टेंस। ठीक है? यस सर। यस तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इंडक्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। आप इसके भी प्रॉब्लम करना, एक दो प्रॉब्लम कहोगे तो और करा देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आधा पौने घंटे का ही है आपका ये चैप्टर, अगला वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? केवल डिस्क्रिप्शन ही देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसमें फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, तो 1 मिनट जरा अटेंडेंस मुझे कर लेने दीजिए, तब भागिएगा, पहले मत भागिएगा। अब आप चाहो तो जा सकते हो, इधर मैंने अटेंडेंस कर लिया है। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।